देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन समिट की वर्चुअल समिट को होस्ट किया, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ये क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने ईरान के एससीओ में शामिल होने की घोषणा भी की। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और देश की जनता को इसके लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का सिद्धांत पूरा विश्व एक परिवार है। हम एससीओ को भी अपना परिवार मानते हैं। वहीं एससीओ समिट को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। पुतिन ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की अप्रोच का समर्थन करते हैं। यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में भी सुधार के लिए एससीओ एक महत्वपूर्ण आवाज बन सकता है। मुझे खुशी है कि आज ईरान एससीओ परिवार में एक नए सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहा है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति राइसी और ईरान के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हम बेलारूस की एससीओ सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर करने का स्वागत करते हैं। आज एससीओ से जुड़ने में अन्य देशों की रुचि इस ऑर्गेनाइजेशन के महत्व का प्रमाण है। इस प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि एससीओ का मूल फोकस मध्य एशियाई देशों के हितों और आकांक्षाओं पर केंद्रित रहे। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सेलेंसी, अफगानिस्तान की स्थिति का हम सभी की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं एससीओ के अधिकांश देशों के समान है। हमें अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। अफगान नागरिकों को मानवीय सहायता, एक समावेशी सरकार का गठन, आतंकवाद और ड्रग तस्करी के विरुद्ध लड़ाई तथा महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। पिछले 2 दशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया है। 2021 के घटनाक्रम के बाद भी हम मानवीय सहायता भेजते रहे हैं। यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान की भूमि पड़ोसी देशों में
अस्थिरता फैलाने या एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग न की जाए। एक्सेलेंसी, किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए मजबूत कनेक्टिविटी का होना बहुत ही आवश्यक है। बेहतर कनेक्टिविटी आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाती है। किंतु इन प्रयासों में एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। ईरान की एससीओ सदस्यता के बाद हम चाबहार पोर्ट के बेहतर उपयोग के लिए काम कर सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलॉक्ड देशों के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। हमें इसका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना चाहिए। एक्सेलेंसी, एससीओ विश्व के 40% लोगों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 1/3 का प्रतिनिधित्व करता है और इस कारण यह हमारी साझा जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की जरूरतों और संवेदनशीलताओं को समझें, बेहतर सहयोग तथा समन्वय के माध्यम से सभी चुनौतियों का समाधान करें और हमारे लोगों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करें। भारत की अध्यक्षता को सफल बनाने में आप सबसे हमें निरंतर सहयोग मिला, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं एससीओ के अगले अध्यक्ष कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट तोकायेव को पूरे भारत की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एससीओ की सफलता के लिए भारत सभी के साथ मिलकर सक्रिय रूप से अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात के राजकोट में अब शराब के साथ साथ नशीली सिरप के सेवन में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। यहां अलग अलग नामों से बेरोक-टोक नशीले द्रव्यों को बेचा जा रहा है, जिसके चलते पुलिस अलर्ट हो गई है। ऐसा ही एक सिरप का जत्था राजकोट के हुडको इलाके में स्थित नागरिक बैंक चौक के पास सर्विस रोड पर माधव कॉम्प्लेक्स के पार्किंग में पड़े हुए ट्रक की तलाशी लेने पर बरामद हुआ। इस ट्रक से 73,275 बोतलें मिली है, जिसे पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है। इस सिरप के सैंपल अल्कोहल की मात्रा की जांच हेतु लेबोरेटरी में भेजे गए हैं। ये जत्था कहां से आया है, इस दिशा में पुलिस जांच कर रही है। राजकोट शહેરની અંદર अलग अलग જગ્યાએ અનઅધિકૃત રીતે અમુક પ્રકારના એવા ઠંડા પીણા વેચાતા હતા કે જે પીવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિને નશો થાય અને એ નશો જે છે તેમાં ધૂત થઈને અનેક પ્રકારના ગુનાના બનાવો પણ ધીરે ધીરે સામે આવી રહ્યા હતા। આ અન્વયે રાજકોટ પોલીસ કમિશનર રાજુ ભાર્ગવ સાહેબના દ્વારા ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, એસઓજી અને પોલીસ સ્ટેશન વિવિધ ટીમોને આ બાબતે વેરિફિકેશન કરવા સૂચના આપેલી હતી। તે અન્વયે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પીએ બીટી ગોયલ અને તેઓની ટીમને એક માહિતી મળી હતી કે આ પ્રમાણેનો એક મોટા પાયે જથ્થો જે છે એ રાજકોટ અને અન્ય જિલ્લાઓની અંદર ડિલિવરી થવા માટે 5 ટ્રકમાં ભરીને જઈ રહ્યો છે અને તે ટ્રક રાજકોટ સિટીની અંદર અલગ અલગ જગ્યાએ પાર્ક થયેલા છે, જેના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા તે ટ્રક્સની જાંચ પડતાલ કરતા તેઓ પાસેથી કોઈપણ પ્રકારના અધિકૃત કાગળો, કોઈપણ પ્રકારના બિલ્સ મળી આવેલા ન હતા અને જે પ્રોડક્ટ મળી આવી હતી એ પ્રોડક્ટ્સ માટેનું કોઈપણ લાયસન્સ તેઓની પાસે હોય તેવું પણ જણાનું નથી। આ પ્રોડક્ટ જે છે તેની અંદર નશાયુક્ત પદાર્થ હોવાની પ્રબળ સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને હાલ તે પ્રોડક્ટ્સ જે છે એને કબજે કરવામાં આવી છે અને એફએસએલને રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે। આ ઉપરાંત ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સને પણ રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે અને પ્રોહિબિશન એન્ડ એક્સાઇઝ ઓફિસને પણ આ બાબતે જાણ કરવામાં આવી છે।
હવે પોલીસ, પ્રોહિબિશન એન્ડ એક્સાઇઝ અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સના સંયુક્ત તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે અને એફએસએલનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જે લોકો આની અંદર આ કારોબારની અંદર સંડોવાયેલા હશે તો તેઓના વિરુદ્ધ ગેરકાયદેસર જે પ્રવૃત્તિ કરવા માટે થઈને લીગલ એક્શન્સ લેવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा शहर में बापो जगातनाका इलाके में आंगनवाड़ी के पीछे के हिस्से में पानी भरने के लोहे के ड्रम में नवजात शिशु का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया है. घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर उमड़ पड़े. घटना की जानकारी बापोद पुलिस थाने को की गई. बापोद पुलिस थाने का स्टाफ मौके पर पहुंचा और नवजात शिशु के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम हेतु एसएसजी अस्पताल भेज दिया है. आज नरेशभाई कहार રહેવાસી ધનલક્ષ્મી સોસાયટી બાપોદ જકાતનાકા પાસે વડોદરાના તેમના ઘરે હાજર હતા તે વખતે વંદના સ્કૂલની બાજુમાં આવેલ સંડાસની બાજુમાં પીપળામાં કેટલાક માણસો પીપળા પાસે કેટલાક માણસો ભેગા થયેલા એટલે એ જગ્યા પર જોવા માટે આવેલા અને એમને જોયું તો એક તેજોલિયું બાળક મરણ ગયેલ હાલતમાં પડેલ હતો જેથી તેઓ તે બાબતે પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં ફોન કરેલ છે. संस्कारी नगरी कहे जाते वडोदरा शहर में 15 दिन में ये दूसरा मामला दर्ज हुआ है जिसमें नवजात शिशु का शव बरामद किया गया है. 15 दिन पहले गोत्री रोड पर भी हरिनगर ब्रिज के नीचे से नवजात शिशु का शव बरामद हुआ था. आज बापोद में मिले नवजात बच्चे का शव किसने यहां छोड़ा और ये बच्चा किसका है उसकी तफ्तीश बापोद पुलिस द्वारा की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चे के माता पिता तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है. महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद अब एनसीपी भी दो गुटों में बंट गई है. पहला शरद पवार गुट और दूसरा अजित पवार ग्रुप. दोनों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए कल यानी बुधवार को एक खास बैठक भी बुलाई है. 2 जुलाई को 8 विधायकों के साथ शपथ लेने के बाद अजित पवार और बाकी बागियों को शरद पवार ने एनसीपी से निकाल दिया है. इसके बाद अजित पवार ने अपनी नई पार्टी बना ली. अजित पवार ने मुंबई में मंत्रालय के सामने अपने नए पार्टी दफ्तर का ऐलान किया और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट मीटिंग में भी शामिल हुए. इसके बाद अजित पवार ने सभी एनसीपी सांसदों, विधायकों, विधानसभा परिषद के सदस्यों, पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को मंगलवार को बांद्रा के एमईटी पहुंचने को कहा. शरद पवार ने भी मंगलवार को वाईबी चौहान सेंटर यानी एनसीपी दफ्तर में पार्टी की मीटिंग की. इसमें कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले भी मौजूद रही. आज यानी मंगलवार 4 जुलाई को लगातार तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है. सेंसेक्स ने 65,786 का लेवल छुआ. वहीं निफ्टी ने भी 19,413 का लेवल टच किया. सेंसेक्स 298 अंकों की तेजी के साथ 65,503 के स्तर पर खुला. निफ्टी में भी 84 अंकों की तेजी रही. यह 19,406 के स्तर पर ओपन हुआ. शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में ही गिरावट देखने मिली. बजाज फाइनेंस के शेयर में 7% से ज्यादा की तेजी देखने मिली. बाजार में तेजी के कारणों में महंगाई कम होने के कारण बाजार को सपोर्ट मिला है. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से भी मार्केट को सपोर्ट मिला है. डॉलर के मुकाबले रुपए मजबूत हुए हैं, इससे भी बाजार ऊपर आया है. विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजार में निवेश बढ़ा रहे हैं. भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने से भी बाजार को मजबूती मिली है, जिससे शेयर बाजार में निवेश करने वालों में खुशी की लहर है.